हेलो हाय, आप लोग कमेंट में बताइए कैसे हैं। आज टेस्ट नंबर 2 है, जिसे टेस्ट में हम लोगों ने लगभग काफ़ी विषय इसमें आएंगे। आप देखिएगा आगे चल के इसमें क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको 30-31 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन को काउंट करते रहिएगा, मतलब पूरे टोटल जितने भी आपके सही क्वेश्चन हों उसके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है। पहले क्वेश्चन में ये लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उन्हें पहचान कर लिखिए। ये 2013 क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिएगा, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, सही है कि नहीं ये बताना है। गबन प्रेमचंद की एक काव्य कृति है। आगे दूसरा कह रहा है आचार्य, क्या कह रहा है दूसरा दूसरा बोल रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर उसके आगे बोल रहा है कौन सा, ठेले पर हिमालय के लेखक कौन हैं। ये दोनों बातें हम लोग करेंगे। अब एक बात समझिएगा, हम लोग इस क्वेश्चन में इतनी बातें हैं कि इसमें कौन सही है यही देखना है। तो पहला आंसर ये है कि आचार्य, आप लोग आंसर अपना लगा चुके होंगे। पहला आंसर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं, ये एक इतिहासकार के रूप में। नीचे लिखा गया है, देखेंगे रामचंद्र शुक्ल जो हैं, क्या दिखेगा यहाँ पर, ये रामचंद्र शुक्ल आलोचक इतिहास के रूप में, कैसा भैया, ये एक आलोचक इतिहास साहित्यिक चिंतन के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं, वह एक आलोचक इतिहासकार और साहित्य चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगर इनके जन्म की बात करें 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1941 में हुई थी। देश आज़ाद होने से 6 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब इन्होंने अपने जीवन को गुलामी में केवल जिया है अंग्रेज़ों के। चलिए आगे की बात करें, हम लोग इस जानेंगे पहले ऑप्शन के बारे में। दूसरा मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन दिखेगा गबन प्रेमचंद की एक काव्य कृति है। तो गबन एक प्रेमचंद्र की काव्य कृति है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, गबन प्रेमचंद की एक काव्य कृति है, ये बात सही है। तो ये हमारा ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, हाँ ये बात सही है, ये जो है ये सही है। मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है इनका, सही ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा दूसरा जो है वो सही है। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। चलो ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो सही है, राइट आंसर है। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन अगर सही है तो हो गया। आगे की बात करते ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय जो है वह किसने लिखा है, वो गुलाब राय नहीं लिखे हैं, गुलाब राय इसको नहीं लिखे। देखिए, गबन प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है और निर्मला के बाद गबन प्रेमचंद का दूसरी यथार्थवादी उपन्यास है। ठेले पर हिमालय की रचना धर्मवीर भारती की है, गुलाब राय की नहीं है। ऑप्शन इसका तीसरा सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सामने आ गया। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये कौन सा है, श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपककार थे। झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी संग्रह है। और अच्छा आंसर दिख गया, ये तो बड़ा गलत बात हो गया जो आंसर दिख गया आप लोग को ना। तो मैला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेड्डी है। चलो इसका आंसर आप लोग को मालूम चलेगा कौन सा आंसर है इसका, इसका आंसर डी वाला है। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर है, मतलब चौथा आंसर इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको मिलेगा कौन सा, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन, ओ माय गॉड, चलो ठीक है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध जीवनी लेखक है। कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद। गिरती दीवारें के लेखक क्या है? उपेंद्र नाथ अश्व। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता के लेखक। अब इसमें से ऑप्शन जो है आपका तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। कौन सा? गिरती दीवारों के लेखक है उपेंद्र नाथ अश्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो कौन सा कथन सही? इसमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध एक आलोचक। गोदान किसकी? प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 देखा। चौथा क्वेश्चन में किसका आंसर है? आप लोग अपना आंसर टिक कर चुके होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलिए हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध एक आलोचक हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है? निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विचार बीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। संयुक्त संघ राष्ट्र जयप्रकाश भारती का साहित्यिक योगदान है। इसमें से आप लोग अपना आंसर टिक कर चुके होंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। इसका सही आंसर है तीसरा, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक आसान क्वेश्चन आ गया है। 6 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रीतिकाल का अन्य नाम कौन है? देखिए रीतिकाल में कौन कौन हुए हैं, रीतिकाल में किन की कौन से लेखक हैं, और उस आधार पर आप जान सकते हैं। इसमें से सही आंसर आप लोग शायद बता पाएंगे। स्वर्णकाल, सिंगौर काल, उद्भवन काल, संक्रांति काल। इसमें सही आंसर कौन सा है? इसका बी आंसर राइट है, मतलब ख वाला आंसर सही है। ख वाला उसे सही होना चाहिए। देखिए आंसर अभी नीचे होगा, तो ख उसके आंसर सही होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कौन है सही। देखिएगा आप लोग भी लगा चुके होंगे, ख इसका सही आंसर है। अमीर खुसरो कवि थे। यार अमीर खुसरो के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में अगर पढ़ें तो अमीर खुसरो कवि थे। और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अगर इसके बाद अमीर खुसरो बहुत पुराने टाइप के हैं, तो आप लोग शायद इसको हिंट के रूप में आप समझ गए होंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से अपना आंसर लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? आदिकाल। मैंने कहा पुराने समय के हैं, तो आदिकाल। उद्धव शतक के रचनाकार हैं। उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? तो देखिएगा उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? इसके हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। देखिए आंसर जायसी। इसका सही आंसर कौन सा है? का वाला, इसका जायसी इसके राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10वां देखिएगा। कवितावली के रचना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो भाई कवितावली के रचनाकार कौन है, इसके बारे में अगर बात करें, कवितावली किसने लिखा है, तो नाभादास, बनादास और तुलसीदास, कुंभन दास। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट कर लीजिए आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। इसका आंसर, सही आंसर कौन सा है? मतलब डी वाला आंसर सही है इसका। इसका आंसर कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास इसका राइट आंसर है। सही उत्तर इसका तुलसीदास है। तुलसीदास इसका सही उत्तर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें क्लियर हो चुकी होगी, आप लोग इसको राइट कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ तुलसीदास, ओ सॉरी, तुलसीदास इसका हाँ सही है। इसका आंसर अभी आप लोगों ने नहीं देख पाए। देखिएगा आंसर, जल में घुलनशील होता है। अब हम लोगों ने, देखिए हम लोगों ने अभी हिंदी के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। जल में घुलनशील, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जल में घुलनशील होता है, कौन सा होता है इसके बारे में आप बताइए, जल्दी से कमेंट करिएगा। आप लोग अपना आंसर टिक करिए जल्दी से। तो जल में घुलनशील, इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जल में घुलनशील होता है तो 3 विटामिन जल में घुलनशील होता है। कौन कौन सा?
बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसमें से कौन बोला जल में घुलनशील होता है? इसमें जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? अगर इसकी बात करें तो बी और सी और एच, तीन विटामिन जल में घुलनशील होता है। बी होता है, सी होता है और एच होता है। आप लोग कहेंगे एच विटामिन तो होता ही नहीं, आप जानते ही नहीं, कोई बात नहीं, एच को छोड़िए। बी और सी दोनों विटामिन क्या है, जल में घुलनशील होता है। तो बी और सी जल में घुलनशील हैं, तो यहाँ पर आंसर इसका कौन सा होगा? बाकी हाँ, ये जल में दोनों होते हैं, ये जल में क्या है, जल में घुलनशील। बाकी ए, डी, ई और के, ये जितनी विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। इतनी विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें? वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, ध्यान रखना। वसा में घुलनशील अडैक बोलते हैं इसको, अडैक बोलेंगे क्या, अडैक, अडैक, ठीक है। तो अडैक बोलेंगे, तो अडैक जो विटामिन है वो वसा में है। ये लोग किस में घोपते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील जो होता है वह बी और सी होता है। तो बी सी में इसमें देखेंगे बी कहीं दिया नहीं है, सी दिया है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सी मतलब डी, इसमें ऑप्शन में डी है, ठीक है। चलो, विटामिन सी इसका राइट आंसर है। वसा में घुलनशील विटामिन अडैक, अच्छा है, लिखा गया है यहाँ पर अडैक लिखा गया, अडैक देखिए लिखा गया। अडैक का मतलब होता है ए डी ई और के, अडैक, ये है जो वसा में है। तो ये वसा में अगर याद हो गया तो अपने आप जल वाला इसको छोड़ दीजिए, ए भी, डी भी और के भी है, तो अडैक हो गया। बाकी जो बचा है कौन सा, सी से इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, चलिए क्वेश्चन आगे बोल रहा है, अच्छा हाँ, इसका डी आंसर सही है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है और एटीपी ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होता है इसमें, तो इसमें ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वह किससे मुक्त होती है? शर्करा से मुक्त होती है, किससे मुक्त होती है, पैराफिन से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, या जल से होती है? आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग टिक कर चुके होंगे। देखिएगा इसका सही उत्तर जो है वो कौन सा है, जल है। जल इसका राइट आंसर है। जल H2O जो ब्रेक होता है, इसी से ऑक्सीजन गैस, इसी का ऑक्सीजन जो होता है वह क्या होता है, ऑक्सीजन के रूप में मुक्त होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस कहते क्या हैं, ये सब सारी बातें आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका द्रव, अपना आंसर आप लोग टिक कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। देखिए कि कोशिका द्रव इसका राइट आंसर है। शुद्ध रुधिर को शरीर से विभिन्न भागों में ले जाने का काम करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कई बार क्लास में बताया गया है। तो चलिए इसके बारे में आप लोग को मालूम है, चलिए अपना आंसर टिक करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना आंसर टिक कर चुके होंगे। चलिए देखिएगा, चलिए आप लोग अपना आंसर टिक कर चुके होंगे। महाधमनी, फुसफुस पल्मोनरी जिसे कहते हैं, सिरा खुलती है। फुसफुस जो है पल्मोनरी, सिरा खुलती है, कहाँ खुलती है, किस निलय में खुलती है? तो किस निलय में खुलेगी, बाएं अलिंद में खुलती है, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग का नाम क्या है? तो भैया उत्पन्न रोग, देखिएगा रक्त में कोशिका अल्प रक्तता तो है नहीं। हीमोफीलिया वर्णांतता, वर्णांतता एक ऐसा रोग है जो जेनेटिक रोग होता है, जो कलर को देखने में, कलर को पहचानने में समस्या होती है। तो वर्णांतता तो है नहीं, रक्त कोशिका अल्पता ये है नहीं। आगे जो है हीमोफीलिया, इसी राइट आंसर।
इसका हीमोफीलिया इसका सही उत्तर है। आ गया फिजिक्स की दुनिया में। आइए, फिजिक्स की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। फिजिक्स के हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, विद्युत आवेश का मात्रक कौन है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक कौन है। इसमें से बताइएगा जूल किसका मात्रक है। तो ध्यान दीजिएगा, जूल किसका मात्रक है। जूल यह कार्य का मात्रक है, यह कार्य का मात्रक है। जूल हमारा कार्य का मात्रक है। जूल एक ऊर्जा का मात्रक है। जूल क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। वोल्ट क्या है, विभव का मात्रक है। किसका, विभव और विभवांतर विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, ये होता है वोल्ट होता है। चलो, एम्पियर किसका मात्रक है, ये धारा का मात्रक है, ये धारा का मात्रक है। बचा कौन सा, ये कुलाम। ये कुलाम जो बाबा जो हैं, ये आवेश के मात्रक हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुलाम आवेश का मात्रक है, ये अच्छी तरीके से हम लोग जान पाए। कुलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। कुलाम, देखिए आवेश के दो मात्रक होते हैं। पहला कुलाम, दूसरा है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, ये दोनों कुलाम के मात्रक है। ठीक है, एक एम्पियर सेकेंड होता है। एम्पियर सेकेंड ये भी क्या है, कुलाम का मात्रक है, एम्पियर सेकेंड। दूसरा कौन सा, कुलाम है। तो दोनों ये आवेश के मात्रक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग टिक कर चुके होंगे अपना आंसर। विद्युत धारा का मात्रक बताइए। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक आपके सामने, विद्युत धारा का यसाई मात्रक, विद्युत धारा के मात्रक के बारे में चर्चा हो रही है। तो बताएंगे विद्युत धारा का मात्रक कौन होगा इसमें। अच्छा, इसमें आंसर नहीं दिया गया है, बस आपके आंसर बताने हैं इसमें से। तो आपको आंसर बताने हैं। चलिए, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है भाई। विद्युत धारा का मात्रक बताइए, विद्युत धारा का यसाई मात्रक कौन सा होता है। तो यहाँ भी बताया गया था, विद्युत धारा के दो मात्रक होते हैं। एक तो मात्रक ये होता है क्या होता है इसका, इसका एक मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, एक मात्रक तो ये भी होता है। तो दूसरा मात्रक जो होता है उसे क्या बोलते हैं, आप लोग ठीक कर चुके हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ। दूसरा मात्रक क्या है, एम्पियर। यहाँ पर कूलाम आवेश का मात्रक, जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है। अब हम लोग बचा कौन सा, एम्पियर। एम्पियर क्या है, यह आवेश का विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम का कहलाता है। पुतली को मतलब नियंत्रित करने वाला क्या है, पुतली को जो नियंत्रित करता है डायाफ्राम क्या कहलाता है, उसी के बारे में लिखना है यहाँ पर। तो पुतली के बारे में अगर लिखना है तो पुतली में कौन सा होता है जो नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दिखेगा आप लोग। इसका राइट आंसर आप लोग ठीक कर लीजिए, परितारिका इसका राइट आंसर है। भाई इससे बताइए, रेटिना तो उसका कंट्रोल करता नहीं है ना, ये तो रेटिना तो है नहीं। अभी दृश्यक लेंस, लेंस अपना काम करता है। नेत्र पटल ये दूसरी बात है। ये आपका राइट आंसर होगा, परितारिका। ठीक है, आगे चलिए। आगे बात करेंगे, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव के नेत्र में, नेत्र में उपस्थित, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो कौन सा, उत्तल होता है अवतल होता है, क्या उत्तल अवतल दोनों होता है, आप लोग टिक करिएगा। मानव में नेत्र लेंस में कौन सा लेंस होता है, मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो इसके राइट आंसर कौन से हो गए, उत्तल या अवतल, कमेंट करिए। देखिएगा लाला, इसके उत्तल एक इसके राइट आंसर है, अवतल नहीं उत्तल। द्वि उत्तल लेंस होता है जो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ऐसा बताया गया आप लोग को। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। हाँ देखिए, चित्र में दिखाया गया है आपको दृढ़ पटल, कोरिडाइल, रेटिना, पीतबिंद, अंधबिंद, प्रकाश सिरा, आइरिस, कॉर्निया, जलीय द्रव कहाँ होता है, मांसपेशियाँ, सब कुछ आपको दिखाया गया, चित्र है एक, देख लीजिए। आगे कहेंगे, अच्छा अब सोशल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आप लोग सोशल के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी सोशल के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सोशल के। आप इत्मीनान से पढ़ेंगे, उसकी सावधानी से उसके उत्तर दीजिए। हमारे पास सोशल के जो क्वेश्चन हैं वह अब आ गए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में अगर बात होती है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, देखिएगा महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था।
तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अगर आप बात करें महात्मा गांधी, एक इतिहास रहा उनका 1919 से लेकर 1947 तक। उनके जीवन काल का बहुत वो रहा, अपने जीवन में कौन कौन से काम किए आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। उनके पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। और उन्होंने बहुत से आंदोलन किए। बात उनके जन्म की है तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, मतलब इसका पहला आंसर क्या है? सही है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला उत्तर क्या है इनका? सही है। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वह क्या हुआ था? पहला उत्तर सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अफ्रीका से भारत कब आए? तो ये भारत आए थे 1915 में। उन्होंने साल भर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माने और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत की परिक्रमा किए, पूरे भारत का चक्कर लगाएं। उसके बाद अपने आंदोलन को शुरुआत किए। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान रखिए, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, इसका सही आंसर क्या है आप लोग शुरू करिए, बताइएगा। आप लोग टिक कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना आंसर टिक कर चुके होंगे। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ, ये आंसर इसका डी है। तो ये 20 में शुरू हुआ था। चलिए आगे की बात करें, इसका खिलाफत आंदोलन कौन सा है? ये 1920 है। अगले क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये हर किसी से छिपा नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, कब हुआ? यह 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ। कहाँ पर? अमृतसर में हुआ, पंजाब में। तो अमृतसर में पड़ता है, तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर कौन सा ही होगा? इसका आंसर आपका बी वाला आंसर इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एक बात समझिएगा, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व आखिर किसने किया? भाई असहयोग आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किसने किया? तो सभी लोग जानते हैं, सबके चहीते कौन रहे? तो इसके आंसर महात्मा गांधी। कौन सा आंसर सही है इसका? इसका आंसर है महात्मा गांधी। चलिए ठीक है, अगला बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जितने हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। जितने लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। ओके, हाँ लाइक कर दीजिए, सभी अच्छे बच्चे हैं, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आइए आगे पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये बातें हो चुका, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये बातें हम लोगों ने सीखा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भाई असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, जल्दी से इसका आंसर देंगे। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1900 कितने में? 20 में। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 1920 में आगे साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया, इसका आंसर कौन सा है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया? उन लोगों ने बहुत विरोध किया गया, इसमें कई लोग शहीद भी हुए थे और कुछ लोगों ने लाठियां खाई इसमें। और उसमें साइमन कमीशन का उन्होंने क्या किया, विरोधी में नारा लगाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ, तो ऐसा नारे लगाए गए थे। तो चलिए इसमें साइमन कमीशन भारत कब आया इसकी बात करेंगे। 1900 कितने में? 28 में। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका? इसका राइट आंसर कौन है? सी वाला। सी वाला इसका सही उत्तर है। तो सी वाला इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 28 में कौन है? 28 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 28। हाँ, 28 में बोला है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन से पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए? क्वेश्चन नंबर 28 है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन से पुलिस की लाठियों से प्रहार से शहीद हो गया? तो कौन से ऐसे देशभक्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जल्दी कमेंट करिए आप लोग, बताइए। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था और उसमें लोग लाठियां खाए और शहीद हो गए थे। तो ये कौन से थे, इनके बारे में आप लोग क्या ख्याल है बताइएगा, जल्दी करिए। लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर कौन सा भी है? लाला लाजपत राय।
चलो अगले देखिए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 29 है। और कब पूर्ण घोषित करने का उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के कर प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया था, वो कब है, जल्दी से कमेंट करिए इसको। तो इसका सही आंसर कौन सा है, 1900 कितने में 29 में, 1929 इसका सही उत्तर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आइए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। हाँ भाई क्वेश्चन मैथ के आ गए। मैथ के क्वेश्चन में हम लोग ये बात करेंगे, मैथ का क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अच्छा ये कौन सा, अच्छा हाँ देखिएगा, मैथ की क्वेश्चन है भाई, परिमेय संख्या है, इसमें से बताइएगा कौन, सॉरी अपरिमेय कौन है, इसमें से कौन सा अपरिमेय है इसमें बताइएगा। आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिए, इसमें से अपरिमेय कौन सा है। क्वेश्चन बताएंगे इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, जल्दी से कमेंट करिएगा। इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, कमेंट करिए अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसमें से लिखेंगे अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय कौन है, पाई को क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो ध्यान रहिए, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। लेकिन ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय है। चलो अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर संख्या 4√3 है, अपरिमेय है, सीधी सी बात। ये क्या है, इसका आंसर क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 और लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन ये है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करिएगा, जल्दी करिए, इसका आंसर निकालेंगे। चलो ठीक है इसका आंसर निकालिए। आप करिएगा, बस समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को जोड़ लीजिए। समीकरण इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, दोनों को जोड़ लीजिए। जब दोनों को जोड़ोगे देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x 2x, या नहीं ये ऊपर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x से जोड़ लीजिए। तो आप अगर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको कितना, ध्यान दीजिएगा, x नीचे हर बराबर होगा, अंश को जोड़ लेंगे तो 1/x प्लस 1/x। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये कुछ आ रहा है ऐसा ही 1/x, और इधर जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, 0 और 4, तो ये आएगा 4। ठीक है इसमें दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 2 बटे क्या x बराबर कितना है 4 बटे कितना 1, इससे काट दीजिए तब आपको मिलेगा 1/x बराबर कितना, 1 बटे नहीं सॉरी 2 बटे कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x का मान आएगा कितना 1/2, आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद करते हैं मिलाते हैं। x की वैल्यू कितना 1/2 आएगा, x का मान 1/2 आएगा तो y का मान बता दीजिए। x का मान अगर 1/2 आएगा तो y का मान कितना होगा, x का मान 1/2 ही आ रहा है ना, घटाइए x 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 काट देंगे 2 काट देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, हाँ 1/2 आ रहा है। यक्स का मान 1/2 और 1/2 केवल एक ही आंसर में है, 1/2 केवल एक ही आंसर में है, 2 इसमें घटा दीजिए, इसका मान 2 आएगा, 2 1/2, हाँ इसमें से कौन राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग कमेंट करिए, बताइएगा कौन सा आंसर है। बाकी लोग जितने लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। चलिए भाई देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, कौन सा क्वेश्चन, हाँ ठीक है ओके, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर आपका ये वाला हो गया। इस तरह से ये आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। हम लोग 32 क्वेश्चन को कर पाएँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए हैं आपके, कमेंट में ज़रूर बताइए, इस बात को ज़रूर करिए, कमेंट में कितने किसके क्वेश्चन सही हुए हैं इसे ज़रूर बताइए। ठीक है आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टेस्ट समझ में आया होगा। इस तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।